तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव क्वेश्चनर। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो लिटरेचर रिव्यू के बारे में डिस्कस किया है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करके हम कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने आपको बहुत डिटेल्ड वे में बताया था कि एक बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस अगर आपको करना है तो उसका कौन कौन सा क्या क्या उसके प्री रिक्विजिट हो सकते हैं। इसके इस कॉन्टेक्स्ट में आइडिया जो जनरेशन होता है कि कौन सा टॉपिक का सिलेक्शन किया जाए, कैसे टॉपिक को लिया जाए, वो सारी डिस्कशन हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। मैंने आपको एक गूगल शीट भी ग्रुप में शेयर किया है जिसके थ्रू से कि आप अपने सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिस पे आपको काम करना है उसको आप रिकॉर्ड कर सकें और वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें पुट कर सकें। थोड़ा सा बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना टॉपिक रजिस्टर नहीं किया है, क्योंकि उसमें हम एक आपका व्हाट्सएप का नंबर भी मांग रहे हैं। और नेक्स्ट आइडिया यही है कि जैसे क्लास खत्म हो जाता है जो 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर ग्रुप से व्हाट्सएप का नंबर को लेते हुए हम लोगों ने एक सेपरेट ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे। जो भी गाइड का नाम आप डालते हैं वो उस रेस्पेक्टिव गाइड वो ग्रुप को फॉर्मेशन करेगा और फर्दर जो भी डिस्कशंस हैं वो गाइड के साथ फिर चालू हो जाएगा। या फिर जो भी क्लासेस होते हैं वर्चुअल मोड पे, अभी जैसे आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल मीट में करेंगे तो आप अपना लाइक प्रेजेंटेशन या चेहरा दिखा के डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। लेकिन उसके पहले चाहिए कि एटलीस्ट आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए और टॉपिक कैसे जाना है। आप एक टॉपिक का नाम लिख के वेरिएबल आइडेंटिफाई करके ग्रुप में एटलीस्ट डालिए। जो बच्चे लास्ट में रह जाएंगे, जो स्टूडेंट्स लास्ट में रह जाएंगे, जो अभी तक के उनको कंसर्न नहीं आया है, तो लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी टॉपिक लेके आते हैं उसको हम अप्रूव करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सभी से फिर बोला जा रहा है कि आप एटलीस्ट टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए, अपना मोबाइल नंबर अपडेटेड वाला जिसपे कि ग्रुप बनना है उसको डालिए, गाइड का नाम डालिए और टाइटल को डालिए जिससे कि हमको समझ में आ सके कि नेक्स्ट हमको फर्दर जो भी करना है लाइक हम आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर आपको अपने स्टडी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैंने कुछ स्टडी मटेरियल इस पर्टिकुलर ग्रुप में डाले हैं, वो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एक पीपीटी भी डाला है, अभी जो पीपीटी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उस पीपीटी को भी मैंने डाल दिया ताकि आप लोगों को कुछ दिक्कत ना हो। इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा लाइक ओवरव्यू करेंगे कि क्वेश्चनर है क्या। क्वेश्चनर वो टूल है जिसके माध्यम से एक रिसर्चर जो है वो अपना डेटा को कलेक्शन आराम से कर सकता है। और क्वेश्चनर को हम अदर वर्ड्स में स्केल भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी आपने टॉपिक फाइनल किया है उसके लिए स्केल कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर में गहन लाइक अध्ययन करेंगे। उस पर चर्चा करेंगे कि क्वेश्चनर कैसे होने चाहिए। तो पहला तो है कि ये डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनर, इंपॉर्टेंस इसका मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये आप ग्रुप में डला हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। और क्वेश्चनर इसलिए डेवलप किया जाता है बिकॉज प्राइमरी डेटा सर्वे, जो भी आपको रेस्पोंडेंट से प्राइमरी डेटा सर्वे करना है उसके लिए क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ऐसा समझ लीजिए। और क्वेश्चनर के बिना भी रिसर्च हो सकता है, लेकिन वो सेकेंडरी, वो रिसर्च जो है वो प्राइमरी डेटा पे नहीं कहलाता है, रादर वो सेकेंडरी डेटा पे कहलाता है। जब भी आप प्राइमरी डेटा पे कोई भी रिसर्च करते हैं तब आपको ये स्केल या क्वेश्चनर की जरूरत पड़ती है। और ये सहज माध्यम है। सहज माध्यम इसलिए बिकॉज एक स्केल हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उस स्केल को एडमिनिस्टर कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस में जो भी लाइक डेटा हमारे पास आएगा उसको इंटरप्रेट करते हुए एक रिजल्ट पर हम पहुंच सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रिसर्चर, उन रिसर्चर्स के लिए जो प्राइमरी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और आगे अपने रिसर्च को लेके जाना चाहते हैं। तो ये भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वेश्चनर के, इस पे भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो काम की बातें हैं उस पे आऊंगा। क्वेश्चनर कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली, कितने लाइक टाइप के क्वेश्चनर होते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होता है, लाइक अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होता है, मिक्स्ड क्वेश्चनर होता है और सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर होता है। इसको भी आप पढ़ लें कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि लाइक
इसके स्टेप्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आते हैं। क्वेश्चनर बनाने से पहले आप अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा पढ़ें, कि जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपने लिया है, क्वेश्चनर उससे अलाइंड होना चाहिए। सपोज आपने एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिया है, और वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द क्वेश्चनर। तो पहले हमको अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को देखना होगा, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें समाहित है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में वो सारे वेरिएबल समाहित हैं जिस वेरिएबल का स्टडी आप अपने स्टडी में करने वाले हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेरिएबल्स के बेसिस में आपने जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर क्वेश्चनर इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीजें, तीनों चीजें एक साथ अलाइंड होनी चाहिए। ओके, दैट इज डिफाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सेकेंड फैक्टर है कि आपको आइडेंटिफाई करना है अपना टारगेट ऑडियंस। मेरे टारगेट ऑडियंस कौन होंगे। हो सकता है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो सकें, या कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो मैं क्वेश्चनर किसके लिए बना रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइक फेनोमेनन है। थर्ड फैक्टर है कि मेरे को किस टाइप के क्वेश्चनर बनाना है, किस टाइप का क्वेश्चनर बनाना है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पुट इन करने हैं। मैं बताऊंगा कि कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनर होते हैं, मैंने एक एग्जांपल लेके। फिर हमको डिजाइन करना है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। फिर हमको क्वेश्चनर को टेस्ट करना है। हालांकि मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन को टेस्ट करना है, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि क्वेश्चनर एक बनाने के बाद आपको टेस्ट करना हो सकता है, और उसको फाइनलाइज करना है एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बेसिकली एक स्टेप्स है, डिफरेंट स्टेप्स हैं जिससे ये क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जा सकता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफाइन करना है ये आप पढ़ लेंगे, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। टारगेट ऑडियंस को कैसे लाइक आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चनर में जो आप क्वेश्चंस लें वो इजी लैंग्वेज के हों। बिकॉज एज अ रेस्पोंडेंट अगर आपका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आएगा तो मेरे को लाइक क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करने में तकलीफ होगी। तो जैसे एक क्वेश्चनर मैंने आपको शेयर किया था ग्रुप में, बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स, अराउंड 70-75 रेस्पोंडेंट्स ने उसको रेस्पॉन्स दिया। तो उसके क्वेश्चंस जो है वो इजी होने चाहिए, आप समझ पाना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चनर का फिर फायदा कुछ नहीं है। अगेन, रेस्पोंडेंट का एक्सेसिबिलिटी और विलिंगनेस होना चाहिए। जो भी आप टारगेट ऑडियंस चूज करते हैं वो विलिंग होना चाहिए आपके क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, और उसको एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। विदाउट एक्सेसिबिलिटी आप क्वेश्चनर लाइक का कोई यूज बच नहीं जाता। क्वेश्चन के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस के टाइप क्या हैं और फॉर्मेट्स क्या हैं। आप अपने क्वेश्चनर में किस किस टाइप के क्वेश्चन रख सकते हैं। तो पहला तो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि हम रेस्पोंडेंट्स को कन्फाइंड कर रहे हैं कि आप इतने ही लाइक ऑप्शंस में आप अपने क्वेश्चंस को आंसर करें। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेदर आपको एमबीए अच्छा लगता है या नहीं लगता, और आपको दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, लगता है, दूसरा नहीं लगता है। तो आपके पास और चॉइस बच नहीं जाती कि आप ये बताएं कि नहीं थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा मैंने बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं। 1 और 2 में अगर कंफाइन करूं, या 1, 2, 3, 4 और 5 में कंफाइन करूं, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आपको प्री डिफाइंड आंसर्स वहां पर अवेलेबल हैं। मैं रेस्पोंडेंट को अपने से आंसर करने नहीं दे रहा हूं, उसको 5 चॉइसेस या 6 चॉइसेस या 7 चॉइसेस, वट एवर चॉइसेस जो मैंने उसको दिया है, उन चॉइसेस पे ही कंफाइन करूंगा। दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। सेकंड होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यहाँ पर हम उनको चॉइस नहीं देते हैं, एक क्वेश्चन को पूछ लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो फिर जो भी आंसर वो इनपुट अपने करते हैं, उस आंसर के बेसिस में हम लोगों उनका रेस्पॉन्स को मेजर करते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए आपके पास क्या क्या चैलेंजेस हैं, या आप क्या क्या कठिनाइयों को फेस कर रहे हैं जब आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो सिंपली आप बोलेंगे कि नहीं इंटरनेट का प्रॉब्लम है, या वट एवर थिंग्स आर देयर। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक एक मिनट वेट कीजिए, मैं फिर ज्वाइन करता हूँ, वेट अ मिनट।
ओके, स्टार्ट करते हैं। सेकंड है होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सॉरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि खुला छोड़ता है रेस्पोंडेंट को कि वो किसी भी प्रकार से अपने आंसर को दे सके या अपने आंसर को जस्टिफाई कर सके। तो यहाँ पर हम कन्फाइन नहीं करते हैं रेस्पोंडेंट को 3 या 4 या 5 ऑप्शन देके कि आपको विद इन दैट लिमिट ही आंसर करना है। तो दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन होता है दैट इज नोन एज रैंक ऑर्डर क्वेश्चन। रैंक ऑर्डर क्वेश्चन का मतलब होता है कि रेस्पोंडेंट को आप एक लिस्ट ऑफ आइटम दे और उसमें से उसको प्रायोरिटाइज करने दे। से फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको पूछता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग आपको कितना अच्छा लगता है, आपको रेटिंग करना है 1 से लेके 10 पॉइंट के अंदर में, जहाँ की 10 पॉइंट जो है बहुत अच्छा होता है और 1 पॉइंट जो होता है वो सबसे खराब होता है। जनरली आप किसी सर्विसिंग सेंटर पे जाएंगे तो इस टाइप के रेटिंग पॉइंट्स देने के लिए आपको बोला जाता है एज अ कस्टमर कि 1 से 10 के अंदर आप कितना सेटिस्फाइड हैं, वो आपको रैंक आप अपना कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज द रैंक ऑर्डर क्वेश्चन। अगेन यू हैव गॉट अ मैट्रिक्स क्वेश्चन। व्हाट इज मैट्रिक्स क्वेश्चन? मैट्रिक्स क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि आपको प्रेजेंट करना होता है सीरीज ऑफ आइटम्स और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होता है ऑन अ स्केल। तो दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स क्वेश्चन। एक एग्जांपल लेते हुए ये सारे क्वेश्चंस का हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेट अस सी। ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मेरे को थोड़ा बड़ा कर देना है। क्वेश्चन के टाइप्स के एग्जांपल्स आपके पास ये पीपीटी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली भी पीपीटी से देख सकते हैं। So these are the examples of question type. You can see the close-ended question. Close-ended question, it is a multiple choice type questions. एक क्वेश्चन मैंने बनाया कि which social media platform do you use most frequently? तो यहाँ पर मैंने चॉइस दे दिया है। क्या क्या चॉइस है? फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं और इन्हीं सारी एस्पेक्ट्स को लेके ही आपको आंसर देना है, आपको अपने से आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये क्योंकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो आपको एक फिक्स नंबर ऑफ चॉइसेस पे ही रैंक करना है। तो दिस बिकम्स अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में एक और एग्जांपल है, दैट इज लिकर्ट स्केल क्वेश्चन। लिकर्ट स्केल क्वेश्चन क्या है? हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद कस्टमर सर्विस? यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शंस दिया है कस्टमर को कि यू आर वेरी सेटिस्फाइड, यू आर डिससेटिस्फाइड, यू आर न्यूट्रल, यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड। तो ये 5 पॉइंट के स्केल में अब मैंने ये दोनों इंस्टेंस में, जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले या लिकर्ट स्केल क्वेश्चन डाले, वहां दोनों इंस्टेंस में मैंने कस्टमर को क्या किया है या रेस्पोंडेंट को क्या किया है, बांध दिया है। दैट इज वाई इट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मैंने बांध दिया है चीजों को। सिमिलरली थर्ड टाइप, एक और टाइप है डाइकोटोमस क्वेश्चन। डाइकोटोमस क्वेश्चन का मतलब होता है कि यू हैव गॉट ओनली 2 ways टू आंसर द क्वेश्चन। आइदर आप यस बोलोगे या आप नो बोलोगे, तीसरा आप कुछ बोल नहीं सकते। से फॉर एग्जाम्पल, हैव यू परचेज्ड अ प्रोडक्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट इन द लास्ट 6 मंथ? लास्ट 6 मंथ में कोई प्रोडक्ट आपने वेबसाइट से परचेज किया है क्या? आइदर आपने परचेज किया है तो यस बोलोगे, अदरवाइज नो बोलोगे। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, सॉरी क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन के एग्जाम्पल है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये एग्जाम्पल सब क्यों दे रहा हूं और कैसे ये पर्टिकुलर चीज आपके रिसर्च में सिग्निफिकेंट हो सकता है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है दैट इज नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि आपने कहा, व्हाट फीचर्स वुड यू लाइक टू सी इन आवर अपकमिंग प्रोडक्ट अपडेट्स? अपकमिंग प्रोडक्ट में जो कंपनी तैयार कर रही है उसमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स आप देखना चाहेंगे या देखना पसंद करेंगे? दैट इज नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप अब इसमें लिख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स के नाम लिख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कुछ इनोवेशन है एज अ कस्टमर जो आप चाहते हैं कंपनी से, तो वो सारी चीजों को लिख सकते हैं। थर्ड जो एग्जाम्पल दिया था, दैट इज नोन एज रैंक ऑर्डर क्वेश्चन। यहाँ पर हमको रैंक करना है। प्लीज रैंक द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। ये 5 फैक्टर्स आपको दिए गए हैं और आपको बोला जा रहा है कि 5-6 फैक्टर्स जो भी दिए गए हैं, कौन सा फैक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लीस्ट इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल प्राइस हो गया, बैटरी लाइफ हो गया। स्मार्टफोन खरीदने के टाइम मोस्ट प्रायोरिटी आप किसको देते हैं? तो कोई बोलेंगे कि कैमरा क्वालिटी जो है वो प्रायोरिटी है। देन यू हैव गॉट बैटरी लाइफ इज प्रायोरिटी। प्राइस बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत लोग देख के खरीदते हैं। सो उसको 1 2 3 4 5 ऑर्डरली अगर रैंक हम प्लेस करते हैं, दैट इज नोन एज रैंक ऑर्डर क्वेश्चन। कौन सा मोस्ट प्रायोरिटी है एंड कौन सा लीस्ट प्रायोरिटी है। मैट्रिक्स क्वेश्चन क्या होता है कि हमको कंबाइन करना होता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन को। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन है। लेट अस से कि प्लीज रेट द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ आवर होटल सर्विसेज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। एक होटल है और होटल में बहुत सारी चीजों को आपने मेजर किया है। अम, उस पे पुअर से लेके एक्सेलेंट तक, क्लीनलीनेस को, रूम कंफर्ट को, कस्टमर सर्विस को और फूड क्वालिटी को जब आप रैंक करते हैं, दैट बिकम्स अ मैट्रिक्स लेवल क्वेश्चन। बेसिकली आपको अपने रिसर्च में दो टाइप के क्वेश्चन बनाने होंगे। एक तो हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो कि बेसिकली ये लिक्टर स्केल क्वेश्चन, वेरी सेटिस्फाइड टू वेरी डिससेटिस्फाइड, ये बहुत कॉमन है, इसको आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप बना सकते हैं कि लाइक एक ओपन एंडेड क्वेश्चन लास्ट में आप पूछ सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आप अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पे भी मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा कि क्वेश्चनर जब डिजाइन हम करते हैं तो हमको क्लियर रहना है, हमको कॉन्साइज रहना है, बहुत पिन पॉइंटेड रहना है, हमको बहुत लीडिंग क्वेश्चन या बाइस क्वेश्चन पूछना नहीं है, न्यूट्रल वर्डिंग्स रखना है। और कोई भी लाइक कोई भी रेस्पोंडेंट को ऐसा क्वेश्चन आप ना पूछें जिससे कि वो ऑफेंडेड फील करे या फिर कंट्रोवर्शियल हो जाए। से फॉर एग्जांपल हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई भी ऐसा नहीं पूछेंगे। से फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं कि आपको क्या डिजीज है, तो हो सकता है वो ऑफेंडेड फील करे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चनर जब भी डिजाइन करें तो ऑफेंडेड क्वेश्चन ना रखें या ऐसा क्वेश्चन ना रखें जो कि लाइक रेस्पोंडेंट को आंसर करने में दिक्कत हो। स्केलिंग टेक्निक, जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो एक स्केलिंग टेक्निक होता है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। जैसे कि ये चार एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, देखिए। नॉमिनल स्केल किसको बोलते हैं, ऑर्डिनल स्केल किसको बोलते हैं, रेशियो स्केल किसको बोलते हैं और इंटरवल स्केल किसको बोलते हैं, ये जानने की जरूरत है आपको। नॉमिनल स्केल वो होता है जो कि जिसका कोई माने ऑर्डरली नहीं होता, वो ऑर्डर नहीं होता। से फॉर एग्जांपल जेंडर, जेंडर को हम हेयर कलर, रेस, दीज आर नोन एज द नॉमिनल स्केल। उसका मतलब अगर मैं रेस की बात करूं, ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ पीपल ब्लैक हैं कुछ पीपल व्हाइट है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेस। जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दैट इज नोन एज नॉमिनल स्केल। जब भी हम पुट करें तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी हम एक रेस्पोंडेंट की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करते हैं, सपोज लेट अस से जेंडर उसका पूछे या फिर हम हेयर का कलर पूछे, दीज आर बेस्ड ऑन नॉमिनल स्केल, जिसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है और फिक्स पॉइंट्स होते हैं। दैट मीन्स 1 equal to मेल एंड 2 equal to फीमेल, ये नॉमिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है कि आपका एक रैंकिंग कैटेगरी होता है, मतलब एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, जैसे नॉमिनल में बड़े छोटे नहीं होते। ऑर्डिनल स्केल आपका प्रेफरेंस का हाइट है, जिसको आप मेजर करते हैं। एक हाइट दूसरे हाइट से बड़ा है, दूसरा हाइट तीसरे हाइट से लाइक छोटा है, इस ढंग से फॉर एग्जांपल इसको हम रैंक करते हैं या कैटेगरीज में हम मेजर करने की माने कोशिश करते हैं। लेकिन एसेंशियल ये नहीं है कि दो जो कैटेगरी है उसके बीच इक्वल डिस्टेंस हो। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपका सेटिस्फेक्शन मेजर करूं कि आप ऑनलाइन लर्निंग से कितना सेटिस्फाइड हैं और आपको तीन लेवल दूं, एक है लो, दूसरा है मीडियम और तीसरा है हाई। अब चीज ये है कि लो, आपने अगर लो कैटेगराइज किया और समवन ने मीडियम कैटेगराइज किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि लो और मीडियम के बीच का जो डिफरेंस है वो मीडियम और हाई के बीच का डिफरेंस होगा, ऐसा बिल्कुल मीन नहीं करता है। ये एक जस्ट प्रायोरिटी है और तीन प्रायोरिटीज के बीच मैं आपको रैंक करने के लिए बोल रहा हूं, जिसमें कि लो और मीडियम का जो डिफरेंस है वो मीडियम और हाई का डिफरेंस होगा करके एसेंशियल नहीं है। दैट इज नोन एज ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल हम तब पुट करते हैं जब हमको रैंकिंग करवाना हो या हमको सेटिस्फेक्शन एस्पेक्ट को मेजर करना हो, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो ऑर्डिनल स्केल पे आपकी होती हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिसको हम लेना चाह रहे हैं, दैट इज ऑन द ऑर्डिनल स्केल। थर्ड टाइप ऑफ स्केल, इट इज नोन एज द रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या होता है, देखिए ऑर्डिनल स्केल में ट्रू जीरो पॉइंट नहीं था। ट्रू जीरो पॉइंट मतलब जीरो से लो का अंतर
लो से मीडियम का अंतर और मीडियम से हाई का अंतर जो भी है वो इक्वल नहीं था। हो सकता है कि लो और मीडियम का मेरे दिमाग में जो अंतर हो, वो मीडियम से हाई वाला अंतर मेरे दिमाग में नहीं हो, या आपके दिमाग में कुछ दूसरा। लेकिन रेशियो स्केल में हमेशा ये ट्रू जीरो पॉइंट होता है। ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब होता है, से फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग द एज, आप एज के बारे में पूछ रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल मेरा एज 40 है, आपका 45 है, और एक आदमी है उसका 50 है। तो जो डिफरेंस है 40 से 45 का और 45 से 50 का, दैट इज फिक्स्ड। मतलब वो उसका जो जीरो मेजरमेंट है, दैट इज फिक्स्ड। और हम एक ईयर का डिफरेंस का अगर बात करते हैं तो एक ईयर में 365 दिन होते हैं। तो हमको पता है कि वो जो डिफरेंस है दैट इज फिक्स्ड। से फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, अब 0 डिग्री से 10 डिग्री जितना है, 10 डिग्री से 20 डिग्री उतना है। तो दिस इज द डिफरेंस। एज हो गया, इनकम हो गया, हाइट हो गया, ये सारे रेशियो स्केल पे आते हैं। नॉमिनल स्केल मैंने आपको बताया कि जेंडर माना जिसका डिफरेंस नहीं होता, और ऑर्डिनल स्केल डिफरेंस तो होता है लेकिन डिफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं होता। एक और स्केल होता है दैट इज नोन एज इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में इक्वल इंटरवल होते हैं। यहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। बेसिकली आपको ये तीन जानना है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और रेशियो स्केल। आपका काम इन तीनों में बन जाएगा, और खास करके ऑर्डिनल स्केल पे आपको बहुत ज्यादा काम लगेगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं। लाइक जब भी आप क्वेश्चनर बनाते हैं, आपको ओवर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछने नहीं है, आपको डबल बैरेट क्वेश्चन पूछने नहीं है, माने डिफिकल्ट हो जो रेस्पोंडेंट को आंसर करने के लिए। आपको टू मेनी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं रखना है, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन अपने से जो लाइक रेस्पोंडेंट को आंसर करना है, अदरवाइज वो आंसर करेगा नहीं। आपको हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन रखना है ताकि आप क्वेश्चनर से इजीली रेस्पॉन्स ऑब्टेन कर सकें जो भी आपका रेस्पोंडेंट है। और अनबैलेंस्ड लाइक ऑप्शंस रखने नहीं है क्वेश्चनर में। वंस आपका क्वेश्चनर बन जाए तो उसको पायलट टेस्टिंग किया जाता है। पायलट टेस्टिंग का मतलब होता है कि एक स्मॉल एरिया पे उसको एडमिनिस्टर करना। से फॉर एग्जांपल कि मैंने क्वेश्चनर बनाया, एक पीएचडी का क्वेश्चनर था, और उस क्वेश्चनर को मैंने पायलट टेस्टिंग किया आप लोगों से। मतलब आप लोगों कुछ 70-75 रेस्पोंडेंट्स थे, और उन 70-75 रेस्पोंडेंट में एक टेस्ट किया कि रिजल्ट कैसे आ रहा है, दैट इज पायलट टेस्टिंग। और जो क्वेश्चनर मैंने ग्रुप में डाला था जिस पे रेस्पॉन्स आपको देने के लिए कहा, दैट वाज अ काइंड ऑफ पायलट सर्वे। तो मैं आपको पायलट सर्वे करने के लिए नहीं बोलूंगा बिकॉज आपके पास समय कम है। और इनफैक्ट आप पायलट सर्वे ही करेंगे बिकॉज आपका जो नंबर ऑफ लाइक रेस्पोंडेंट, ओवरऑल रेस्पोंडेंट वो 50-100 लाइक 150 के अंदर होगा। तो पायलट टेस्टिंग ही है, समझ लीजिए ये। और वंस आपका क्वेश्चनर बन जाए तो एक स्मॉल टेस्ट आप एक एरिया पे कंडक्ट कर सकते हैं। उसके भी बेसिस में आप फीडबैक ऑब्टेन कर सकते हैं, और फीडबैक जो आपका आएगा उसके बेसिस में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। दैट इज नोन एज पायलट टेस्टिंग। उसके बाद डेटा कलेक्शन मेथड। तो डेटा कलेक्शन मेथड आपको डिटरमाइन करना होगा कि कैसे आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। आप आइदर सर्वे गूगल फॉर्म से कर सकते हैं या सर्वे मंकी से कर सकते हैं। सर्वे मंकी भी एक बहुत अच्छा टूल है। या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चनर का प्रिंट निकाल के रेस्पोंडेंट को बांट सकते हैं। जो भी मीडियम आपको इफेक्टिव लगे उस मीडियम का सहारा लेते हुए आप क्वेश्चनर भरवा लें। से फॉर एग्जांपल मैं तो बोलता हूँ कि सबसे अच्छा मीडियम यह है कि आप उतने नंबर ऑफ फोटो कॉपीज निकलवा लें अपने क्वेश्चनर के, अपने कलीग्स वगैरह जो भी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एट द एंड ऑफ द डे लाइक आप डेटा भरवा के ले आए। तो ये एक बहुत इफेक्टिव मीन्स है डेटा कलेक्शन का। और अगर वैसा पॉसिबल नहीं है तो एक गूगल फॉर्म आप क्रिएट कीजिए, जो कि मैं बताऊंगा अभी कि गूगल फॉर्म आप कैसे करके क्रिएट करेंगे। या सर्वे मंकी भी एक बहुत अच्छा लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्वेश्चनर को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको रेस्पोंडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइनली कुछ इथिकल कंसिडरेशन होते हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चनर लाइक क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं अपने ऑफिस से, हालांकि डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट भरवाना होता है स्टार्टिंग में। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये होता है कि आप रेस्पोंडेंट से ये लाइक पूछ लो या बता दो कि जो भी आप कर रहे हो वो इस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के लिए है, और ये आपके प्रोजेक्ट के लिए है,
और आप जो भी डेटा देंगे या जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे उसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और आपका नाम को जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट है जो कि एज अ रिसर्चर हमें ऑब्टेन करना होता है अगर हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिए हैं तो हो सकता है कि वो रेस्पॉन्ड करने से मना कर दे, या हो सकता है कि उसको लगे कि कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं तो वो रेस्पॉन्ड नहीं भी करे। तो एज अ रिसर्चर इथिकल व्यू पॉइंट को कंप्लाई करने के लिए इन्फॉर्म कंसेंट जरूरी है। आपको बोलना होगा कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, ये सेकंड चीज है। और थर्ड चीज ये है कि आपको अवॉइड करना है सेंसिटिव या इंट्रूसिव क्वेश्चन पूछने के लिए। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन या पर्सनल फैक्टर्स को रिलेटेड क्वेश्चंस आप नहीं पूछेंगे। और आपकी संस्था अगर चाहती है जहां से आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसका इथिकल अप्रूवल जरूर लें। उसका मतलब यह है कि सपोज मुझे एनटीपीसी से डेटा कलेक्ट करना है तो एनटीपीसी से बात करके मुझे पहले लाइक अप्रूवल ऑब्टेन करना होगा। आफ्टर दैट ओनली आई कैन कलेक्ट द डेटा। वो आप अपने लेवल पे देख लीजिए कि डेटा कैसे करके आता है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वंस आपका डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो आपको कोडिंग करना है। ये कोडिंग का प्रोसेस भी मैं आज थोड़ा बता दूंगा आपको कि कोडिंग कैसे करके करना है। और आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू से आइदर वो एक्सेल हो या एसपीएसएस हो या एनवीवो हो, वटेवर जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसको एंट्री करना है। और फाइनली आपको फाइंडिंग्स को इस ढंग से आपको प्रेजेंट करना है। से फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज मेथड से या मीन मेथड से या स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड से ये सारे प्रेजेंटेशन को आप बता सकते हैं। फाइनली आपको कंक्लूजन देना है कि हाउ फार द क्वेश्चनर वाज रिलेवेंट, न्यूट्रलिटी रखना है, क्लैरिटी रखना है। एंड सो यहाँ पर हम एंड करते हैं लाइक हाउ टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनर। एक बेसिक आइडिया डेफिनेटली मैंने आपको दिया है। और नेक्स्ट कम टू, मैंने आपको कुछ डेटा शेयर किया है लाइक ग्रुप में। आई एम कमिंग टू दैट डेटा। एक क्वेश्चनर जो मैंने आपको भरने के लिए कहा था, ये वो क्वेश्चनर है। देखिए इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहाँ पर है। एक क्वेश्चनर मैंने डिजाइन किया है। ओके, ये पीएचडी थीसिस का है। आपका क्वेश्चनर जो है उससे थोड़ा माना छोटा रहेगा। ये एक एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि इसी एग्जांपल के साथ हम पूरा आगे बढ़ेंगे और इसी पे डेटा एनालिसिस भी परफॉर्म करके मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एनालिसिस कैसे करना है। ये वो क्वेश्चनर है जिसका रेस्पॉन्स ऑलरेडी आप दे चुके हैं। जिन्होंने भरा था क्वेश्चनर आपको याद होगा। ये एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। देखिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने ऑब्टेन किया है, जो हाईलाइट किया अभी। डियर रेस्पोंडेंट्स, द डिपार्टमेंट इज अंडरटेकिंग दिस स्टडी टू अंडरस्टैंड workplace happiness level among employees working in different organizations. This study will help in finding out the key variables affecting employee happiness level. We assure that your responses will be kept confidential and will be used for academic purpose only. मैंने यहाँ पर बोल दिया, हिंदी में भी है। प्रिय उत्तरदाताओं, प्रबंधन विभाग विभिन्न संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच कार्यस्थल पर खुशी के स्तर को समझने के लिए अध्ययन कर रहा है। अध्ययन से कर्मचारियों की खुशी के स्तर को प्रभावित करने वाले प्रमुख चर का पता लगाने में मदद मिलेगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके उत्तर गोपनीय रखे जाएंगे और उसका उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यहाँ पर ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है जो हमने बता दिया है रेस्पोंडेंट को कि हम क्या कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर वर्क किस लिए किया जा रहा है। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इसी को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप क्वेश्चनर बना रहे हैं। तो सबसे पहला चीज क्वेश्चनर बनाने में जो आएगा दैट इज नोन एज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये पहला पार्ट है, देख लीजिए आप। और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चनर बनता कैसे है। मैं एक लाइव एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं कि थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो भी एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट लाइक पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट विल बी डेमोग्राफिक डिटेल, जो जनसांख्यिकी विवरण है वो आएगा। तो डेमोग्राफिक डिटेल क्या होता है? डेमोग्राफिक डिटेल रेस्पोंडेंट का इंफॉर्मेशन होता है जो वो अपने से देता है। लाइक आपके क्वेश्चन नहीं है,
वो उसके क्वेश्चन है जो कि वो आंसर करता है। से फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, आपने भरा कि मेरा नाम ये है। आपका एज क्या है, तो ये एज को मैं दो टाइप से ले सकता हूँ। डायरेक्टली लिख दूं कि आपका एज क्या है, तो आप लिखेंगे 40 है, 45 है, 41 है, 20 है, 21 है, वट एवर दैट में बी। उसको अलग वे में लिख सकता हूँ कि नहीं, आपका एज किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। अब इसमें मैंने 5 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि बिलो 20, 20 से कम, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, और अबव 50। तो मैंने एक चॉइसेस दे दिया कि आप किस रेंज के एज में आते हैं। यहाँ पर आपको टिक करना है, जैसे आपने गूगल फॉर्म में आप जाके डायरेक्टली टिक किए होंगे कि दिस वाज माय एज, ये हो गया। थर्ड फैक्टर है कि आपका जेंडर क्या है, आइदर आप मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ये एक नॉमिनल डेटा है, जेंडर जो है वो एक नॉमिनल डेटा है, राइट, जिसमें कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर एक दूसरे से बड़े नहीं है ये लोग, लेकिन एक कैटेगरी है। दैट मीन्स दिस इज अ नॉमिनल डेटा। आप किस संस्था में काम करते हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सारे सारे क्वेश्चंस के लाइक एक एग्जांपल है। नेम जो है वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि लाइक आपका नाम क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा। वहां पर चॉइसेस नहीं है कि आपका नाम रोहित है, श्याम है, राम है, वट एवर। तो दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेम, पोजीशन, रोल, आपकी भूमिका क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसकी आपकी भूमिका क्या है, तो अगेन आपको लिखना है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस रोल, यानी जो भी आपका अनुभव है वो कितने वर्ष का है, वो कितने ये का है, बिलो 1 ईयर है, या 1 to 5 ईयर है, 6 to 10 ईयर है, अबव 10 ईयर से। इसमें मैंने कैटेगरी फॉर्मुलेशन कर दिया है। और एसेंशियली ये जो कैटेगरी है दैट इज लाइक क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इन इन चारों पांचों में एक में तो आपका आएगा ही आएगा, तो यू हैव टू टिक वन। फिर आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, परमानेंट है या टेम्पोररी है। अगेन ये डाइकोटोमस क्वेश्चन है, जैसे यस नो होता है वैसे ही दो टाइप के रेस्पॉन्स अगर हम ऑफर करते हैं उसको करने के लिए, देन दैट बिकम्स डाइकोटोमस क्वेश्चन। आप जहाँ रहते हैं वो शहरी है, ग्रामीण है या ट्राइबल है, ये भी एक लाइक क्वेश्चन है। तो पहला जो डिटेल आपको पूछना होगा दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक डिटेल। ठीक है, एक पहले आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट डालने हैं, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट डालने के बाद यू हैव टू गिव द डेमोग्राफिक डिटेल। आपको डेमोग्राफिक डिटेल रेस्पोंडेंट से पूछना है। अब तीसरे पार्ट में आ जाइए। तीसरे पार्ट में, तीसरा पार्ट समझाने से पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टडी का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिखाना चाहूंगा। पहले ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझिए। जो मैंने स्टडी में लिया था ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, तो एक दूसरे को समझना जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चनर कैसे फ्रेम करना है वो समझ नहीं पाएंगे। ये एक सिनॉप्सिस है, और ये मेरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है स्टडी के लिए। ओके, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी जब भी हम बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल्स आते हैं। आप देखिएगा, दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो मैं इतने दिन से बोल रहा हूं कि आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कीजिए, और उन वेरिएबल्स के बीच में कैसे करके हम लाइक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव्स है। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरे पास एक वेरिएबल है वर्क प्लेस हैप्पीनेस, और मैंने जो कहा कि मेरा कोर जो ऑब्जेक्टिव है वर्क प्लेस हैप्पीनेस का इफेक्ट डिटरमाइन करना है, या वर्क प्लेस हैप्पीनेस किन किन फैक्टर से इफेक्ट हो सकता है उसको डिटरमाइन करना है, आइदर हो, दोनों में से कोई एक भी। इसमें मैंने जो स्टडी वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं, इतने सारे वेरिएबल्स आपको लेने नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, आप कम वेरिएबल पे काम कीजिए। ये एक पीएचडी लाइक टॉपिक है, इसलिए थोड़े वेरिएबल्स ज्यादा है। मैंने वेरिएबल्स को कैटेगराइज किया प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से। क्या क्या प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स है, रिलेशनशिप हो सकता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रोल एम्बिग्यूटी हो सकता है, आपका वर्कलोड हो सकता है, वर्क इटसेल्फ हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो सकता है, रेन्यूमरेशन, ऑटोनॉमी, फीडबैक, लीडरशिप। ये सारे प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स वर्क प्लेस हैप्पीनेस को कैसे करके प्रभावित करेंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ मेरा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हुआ कि वर्कप्लेस हैप्पीनेस कैसे करके ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम को प्रभावित कर रहा है, और ये मेरा फर्स्ट इंस्टेंस में प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वर्कप्लेस हैप्पीनेस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव वर्कप्लेस हैप्पीनेस पे कैसे पड़ रहा है, ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव।
मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि वर्क प्लेस हैप्पीनेस, यहां पर ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया कि मैं सिर्फ वर्क प्लेस हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, तो दैट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वर्क प्लेस हैप्पीनेस का प्रभाव ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम में मेरे कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है, टर्नओवर इंटेंशन है, वर्क एंगेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी है और क्रिएटिविटी है। ये सारे मेरे वेरिएबल्स हैं। तो वर्क प्लेस हैप्पीनेस कैसे करके इन सारे वेरिएबल्स को प्रभावित कर रहा है, मैं दो ऑब्जेक्टिव के साथ बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्राइमरी इन्फ्लुएंसर का प्रभाव वर्क प्लेस हैप्पीनेस के ऊपर में, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव वर्क प्लेस हैप्पीनेस का ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम के ऊपर में। और मेरे ये सारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का नाम। थर्डली मैंने क्या किया है, देखिए एक एक्रोनिम वाला फाइल भी आपके साथ शेयर किया है। जितने वेरिएबल्स मैंने लिए हैं उनका कोडिंग डाला है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दीज आर द कोडिंग्स। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को मैं अब से ओसी बोलूंगा, आरसी को रोल कॉन्फ्लिक्ट बोलूंगा, आरए को रोल एम्बिग्यूटी बोलूंगा, ओसीएल को ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बोलूंगा। और ऐसे ये सारी चीजों को कोडिंग मैंने कर दिया है। मैंने और भी बहुत सारे वेरिएबल्स लिए हैं, जैसे कि मैंने एक साइकोलॉजिकल कैपिटल का लिया है, कोविड-19 स्ट्रेस परसेप्शन का लिया है, ये एक जस्ट एग्जांपल है। तो मैंने उन वेरिएबल्स को कोड किया, और कोडिंग इस तरीके से है कि मैं किसको क्या बोलूंगा, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अब मैं बताऊंगा आपको ये शॉर्ट फॉर्म रखने का तात्पर्य क्या है, कि मैंने इसको क्यों रखा है। अब आते हैं हम क्वेश्चनर पे। ये मैंने आपको एक कंसेप्चुअल मॉडल का एग्जांपल दिया, अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चनर पे। अब देखिए, जब मैंने क्वेश्चनर बनाया है तो मैंने क्लोज एंडेड क्वेश्चन रखा है, और मैं बोल रहा हूं कि आप अपना जो भी एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है वो 1 से 5 के स्केल में दीजिए, और ये मेरे क्वेश्चंस हैं। जब आप क्वेश्चनर भरे होंगे तो आपको ये कोडिंग नहीं दिखा होगा। जब भी आप गूगल फॉर्म भरे होंगे तो ये कोडिंग रहता नहीं है, क्योंकि हम रेस्पोंडेंट को बताते नहीं है कि ये फलाना कोडिंग इसके लिए है, या इस क्वेश्चन को मैं इसके लिए पूछ रहा हूं। अब देखिए, OC1 से लेके OC6 6 क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चनर मैंने बनाया है। और OC1 का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को अगर मुझे मेजर करना है तो उसके ऊपर मैंने 6 क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे, मुझे अपनी शेष करियर इस संगठन के साथ बिताने में बहुत खुशी होगी, 1 से 5 के रेटिंग है। मुझे अपने संगठन के बारे में उससे बाहर के लोगों से चर्चा करना अच्छा लगता है, दूसरा हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का पार्ट है ना। मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे इस संगठन की समस्याएं मेरी अपनी है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। मैं सोचता हूं कि मैं किसी अन्य संगठन से भी आसानी से उतना ही जुड़ सकता हूं जितना इस संगठन से हूं। फिर मैं अपने संगठन में परिवार का हिस्सा जैसा महसूस करता हूं। एंड फाइनली, यह संगठन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत मायने रखता है। ये 6 क्वेश्चन को लेके मैं एक वेरिएबल का मेजरमेंट ले सकता हूं। मैंने मिनिमम कहा था कि आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी हो सकता है, लाइक 10-20 जो भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक वेरिएबल के लिए 3 क्वेश्चंस आपको लेने हैं, तभी आप प्रॉपर मेजरमेंट लाइक कर सकते हैं। और इसको 5 पॉइंट के स्केल में किया। सिमिलर वे में दूसरा वेरिएबल अब मेरा स्टार्ट हो गया, यहां से दूसरा वेरिएबल स्टार्ट हो गया। तो एज अ रिसर्चर मुझे पता है कि जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं उसको मेजर मैं कैसे करके कर रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि कंसेप्चुअल मॉडल मेरा ये है, और कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बेसिस में मैंने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया है और उसको कोडिंग किया है। तो आपको ये कोडिंग भी करना होगा। सपोज आपने 5, 6, 7 वेरिएबल लिए, तो वो 7 वेरिएबल्स का या 5 वेरिएबल्स का यहाँ तक कोडिंग होना चाहिए, ताकि बाद में आपको समझ में आए कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं या ले रहे हैं, वो क्वेश्चन को जब डेटा एनालिसिस हम करेंगे तो कौन सा रेस्पॉन्स किसके लिए है, ये बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है। तो ये RC1 का वैसे ही क्वेश्चनर है, RC2 का क्वेश्चनर है। और क्वेश्चनर को मैंने क्या किया है, बाइलिंगुअल कर दिया है। मतलब मेरे रेस्पोंडेंट ऐसे रेस्पोंडेंट जिनको हिंदी नहीं आता वो इंग्लिश में समझेंगे, और जिनको हिंदी नहीं आता वो इंग्लिश में समझेंगे। तो लोकल या रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पर समाहित करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर मैं डेटा सपोज कर्नाटक में कलेक्ट कर रहा हूँ, लेट अस से कि मुझे कर्नाटक में डेटा कलेक्ट करना है, तो हो सकता है कि मैं लाइक वहाँ का लोकल रीजनल लैंग्वेज जो भी कन्नड़ है उसमें मैं करूँ। तो जहाँ की जो भाषा है उस भाषा में क्वेश्चनर आपको बनाना होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट कि आप किस भाषा में अपना प्रोजेक्ट को कर रहे हैं या थीसिस को कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। आपको सिंपली रेस्पोंडेंट के हिसाब से क्वेश्चनर फॉर्मुलेट करना होगा।
तो इंग्लिश वाले रेस्पोंडेंट भी अगर कुछ मेजर कर रहे हैं तो उसको हिंदी कन्वर्जन करना जरूरी है। ठीक है। और बाइलिंगुअल रहता है तो सुविधा होता है, बिकॉज और लाइक टूल्स अभी अवेलेबल है जिससे कि आप डायरेक्टली अपने इंग्लिश क्वेश्चनर को हिंदी या हिंदी क्वेश्चनर को इंग्लिश आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, जो 7 वेरिएबल्स थे, वो सॉरी मैंने जितने भी वेरिएबल्स मेरे स्टडी में है, जैसे कि RA1। अब RA1 क्या है मेरे को समझना है। तो RA1 है रोल एम्बिग्यूटी। और रोल एम्बिग्यूटी को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, 3 मिनिमम आपको मिलेंगे। रोल एम्बिग्यूटी को मैंने मेजर करने के लिए 3 डिफरेंट क्वेश्चंस लिया है। ओके। फिर OCL1 क्या है? तो OCL1 है लाइक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब 1 2 3 4 मैंने क्यों लिया है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करने के लिए कितने क्वेश्चंस या कितने आइटम्स, इसको बोल रहे हैं हम आइटम्स, कितने आइटम का सहारा लिया है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के मेजरमेंट के लिए। ओके। ऐसे पूरे क्वेश्चनर को मैंने डिजाइन किया है। और जब आप गूगल फॉर्म में रेस्पॉन्स डालते हैं तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि लाइक ये क्वेश्चन ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट का है। वो रिसर्चर को ही समझ होता है कि किस एस्पेक्ट में कौन से क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, एक और पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो मैंने 5 पॉइंट का स्केल डाला था, लाइक 5 पॉइंट स्केल में। यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं कि 5 पॉइंट स्केल में मेजरमेंट है। दीज आर ऑल मेजर्ड इन 5 पॉइंट स्केल। अब मैंने स्केल को चेंज किया है। इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं था, लेकिन हमने जो स्केल अडॉप्ट किया है वो खुद का बनाया नहीं है, वो किसी से लिया हुआ है। और उसमें हमने क्या किया है, थोड़े चेंजेस किए हैं और अब अडॉप्ट कर लिया है। तो उसने 7 पॉइंट पे जो स्केल को, जो क्वेश्चंस को मेजर किए थे, हमने 7 पॉइंट में ही लिया है। वो जिसमें 5 पॉइंट यूज किए थे, बिकॉज ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स होता है, लाइक पहले किसी रिसर्चर ने उसको एस्टेब्लिश किया है और आपको वो उसी ढंग से मेजर करने के लिए बोल रहा है, तो उसी ढंग से आप मेजर कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं, लाइक 5 पॉइंट्स पे भी इसको लिया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर मैं सहमति और असहमति की बात कर रहा हूँ, जिसमें स्केल को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लेट अस से WH1। WH1 का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर देखूंगा कि WH1 का क्या मतलब है। वर्क प्लेस हैप्पीनेस। वर्क प्लेस हैप्पीनेस को मैं 7 पॉइंट पे मेजर कर रहा हूं। ये मेरा की वेरिएबल है। और WH1 से लेके WH9 9 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वर्क प्लेस हैप्पीनेस के रिलेटेड, जिसको 1 से 7 पॉइंट के स्केल के बीच कोई भी रेस्पोंडेंट रेट कर सकता है। अब देखिए, एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर मैं 1 से 9 क्वेश्चन को मेजर कर रहा हूं तो बीच में मैं 5 पॉइंट का स्केल नहीं घुसा सकता। लाइक अगर मेरे को वर्क प्लेस हैप्पीनेस का स्केल बनाना है और मेजर करना है, तो अगर मैं 7 ले रहा हूं तो सभी में 7 लूंगा। अगर 5 ले रहा हूं तो सभी में 5 लूंगा। अगर 9 ले रहा हूं तो सभी में 9 लूंगा। ऑड फिगर लिया जाता है उस बिकॉज उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। रिसर्च में देखेंगे कि स्केल जब मेजरमेंट होता है तो 5 लिया जाता है, 7 लिया जाता है, 9 लिया जाता है। कभी भी 4 या इस ढंग से नहीं लिया जाता, प्रोवाइडेड दैट वो लाइक नॉमिनल डेटा ना हो। नॉमिनल डेटा में आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक जेंडर है तो एज और सॉरी मेल फीमेल्स और ट्रांसजेंडर है, या मेल और फीमेल बस है, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। लेकिन इस टाइप के मेजरमेंट के लिए आप कभी भी वैसा स्केल नहीं अडॉप्ट कर सकते। फिर PC1 को मेजर किया है। व्हाट इज दैट PC1? अब मेरे को समझना है कि PC का मतलब क्या है। PC इज साइकोलॉजिकल कैपिटल। तो इस ढंग से आपको एक कोडिंग चार्ट बनाना है, और कोडिंग चार्ट बनाने के बाद एक क्वेश्चनर रेडी करना है, और क्वेश्चनर को कोड करना है ये इन सब लाइक इससे। और थर्ड फैक्टर WE। तो ये अगर मेरे 5 पॉइंट स्केल में रहते सारे क्वेश्चनर तो मैं कंटिन्यूटी में भी चल सकता था, लेकिन नहीं था। कंटिन्यूटी में नहीं था। स्केल थोड़े चेंज हो रहे थे, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि नेवर कभी नहीं, रेयरली, समटाइम्स, ऑफ्टन और ऑलवेज। ये मेरे चॉइसेस अगर हैं तो मेरे को चॉइसेस रेस्पोंडेंट को बताने होंगे कि ये मेरे चॉइसेस अवेलेबल हैं, और इन चॉइसेस के हिसाब से ही मेरे को मेजर करना है। अब WE क्या है? WE का भी कोडिंग होगा डेफिनेटली, वर्क एंगेजमेंट है। तो वर्क एंगेजमेंट डिटरमाइन किया, फिर RM आ गया। तो देखेंगे 3 से ज्यादा क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करने के लिए 3 से ज्यादा है। जो भी है वो सभी के लिए, लाइक अगर मैं WE के लिए कर रहा हूं तो WE के लिए 5 स्केल है, तो सभी WE के क्वेश्चन के लिए 5 स्केल है। ओके। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब जब भी आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो भी है वो फिक्स स्केल में मेजर होना चाहिए। अगर 5 है तो 5 में
और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पूरे के पूरे स्केल को आप 5 में मेजर कीजिए, उससे कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। 3 से ज्यादा क्वेश्चन रखिए, दैट इज सिंपल, सिंपल एंड इजी। उसके बाद फिर 7 लाइक मेरे आए, क्योंकि ये पीएचडी थीसिस का पार्ट है, तो डिफरेंट स्केल हमको अडॉप्ट करना पड़ा है। तो ये थोड़ा बड़ा वर्क है आपका, रिलेटिवली उससे छोटा वर्क होगा, तो 5 पॉइंट के स्केल में आप मेजर कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट के स्केल में है। एलएस, एलएस का क्या मतलब है? अगेन, एलएस स्टैंड्स फॉर लीडरशिप। तो लीडरशिप को मैंने मेजर करने के लिए 10 क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि ये मेरा बड़ा वेरिएबल है, और लाइक जो स्केल हमने अडॉप्ट किया है वो पहले से तय था। एंड देन फाइनली कोविड 19 परसेप्शन, दैट इज COVI को मेजर करने के लिए 3 स्केल है। एंड फाइनली यू हैव गॉट दी CR। CR का मतलब क्या है? अगेन, CR स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी। तो इस ढंग से आपको एक क्वेश्चनर डिजाइन करना होगा। ये क्वेश्चनर को मैंने शेयर किया है ग्रुप में। ये कोडिंग जो प्रोसेस है उसको भी मैंने ग्रुप में शेयर किया है, और जो पीपीटी है उसको भी शेयर किया है मैंने ग्रुप में। तो दैट विल मेक यू इजी, आपको इजी फील होगा कि क्वेश्चनर कैसे करके बनाएंगे। अब समझिए कि आपका क्वेश्चनर बन गया है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। आपको अपना बनाना है, और ये ध्यान में रखना है कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका कंसेप्चुअल मॉडल क्या था। मैं इस कंसेप्चुअल मॉडल की भी बात कर रहा हूँ, जो कंसेप्चुअल मॉडल से आप अपना स्टडी ऑब्जेक्टिव को क्लियर रख सकें। बहुत लोगों ने लाइक मीडिएटिंग वेरिएबल भी डाला है। आप ध्यान रखें एक चीज, यहाँ पर वर्कप्लेस हैप्पीनेस मेरा एक मीडिएटिंग वेरिएबल है प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम के बीच में। ये हो सकता है, मीडिएशन एनालिसिस इज पॉसिबल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मीडिएशन एनालिसिस या मॉडरेशन एनालिसिस आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको तकलीफ होगी, क्योंकि जब डेटा एनालिसिस आप करेंगे, जब आप बोल दे रहे हैं कि ये मेरा मीडिएटिंग वेरिएबल है, तो आपको मीडिएटिंग वेरिएबल्स के हिसाब से डेटा एनालिसिस के समय उसी के हिसाब से टूल्स एंड टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा, या प्रोबेबली जब मैं कल बताऊंगा आपको ये सारी चीजें। तो मीडिएटिंग वेरिएबल आप अगर ले लिए हैं स्टडी में, तो फिर आप फंस जाएंगे। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही आप काम करें, बिकॉज फिर वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर कोई करना चाहता है तो ऑलवेज ओपन है, आप आके पूछ के वो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको होगा कि आपने अगर मीडिएटिंग वेरिएबल लिया, तो मीडिएटिंग वेरिएबल के लिए क्या क्या टूल्स लगाए उसको एनालाइज करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप में जो मैं बताऊंगा वो। तो ध्यान रखें कि मीडिएटिंग वेरिएबल या मॉडरेटिंग वेरिएबल आप अपने स्टडी में ले रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के लीजिए। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, दैट इज ऑल फाइन। मैंने देखा था कि किसी ने ग्रुप में लिखा था कि दीज आर माई कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल लेने से और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तो दीज आर दी लार्जर पार्ट। हालांकि आप लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। अब थोड़ा सा आएंगे कि लाइक गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। और नेक्स्ट डिस्कशन इज, अब मेरे पास क्या है, मैं क्वेश्चनर बना चुका हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं क्वेश्चनर बना चुका हूँ, एंड देन आई एम गोट टू मेक, जस्ट एक मिनट, ठीक। ये आपका प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं आपके एंड से, तो इतने लोगों ने फॉर्म को जो है वो भर लिया है। वेरिएबल्स भी आइडेंटिफाई किए हैं। बहुत सारे लोगों ने भरा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भरा है। नहीं जो भरे हैं लोग, उनसे अगेन है कि आप भरें इसको। जो आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स हैं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दिस वन। ये भरा है शांतनु पटेल ने भरा है। फाइन, अगर वो मीडिएटिंग वेरिएबल वो कर सकते हैं, देन दैट इज ऑल गुड। वो आए थे भी शांतनु पटेल मेरे पास, एंड ही हैज अंडरस्टूड थिंग्स। मैंने वो चीजों को समझ के मीडिएटिंग वेरिएबल उन्होंने डाला है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने लाइक स्कोपस से डेटाबेस एक्सट्रैक्ट करके भी भेजा हुआ है, लाइक लिटरेचर रिव्यू के लिए, और वो काम भी होपफुली स्टार्ट कर चुके होंगे। यहाँ पर आपने जैसे भरा है कि वंदना यादव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल। अगर आप कर सकते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल, दैट इज टू गुड, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आपको प्रिसिशन डालना होगा,
और आपको समझना होगा, क्योंकि ये स्टडी जो है वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड अगेन किसी ने डाला है कंट्रोल वेरिएबल, तो कंट्रोल वेरिएबल का यूज आपको लाइक समझना होगा, विजेता चतुर्वेदी। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस कंट्रोल वेरिएबल एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, आप डालिए, अच्छी बात है। और अच्छा चीज है कि आप डाल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने भरा है। एंड ये एनकरेजमेंट है कि आप करिए, चीजों को समय रहते निपटा दीजिए। बहरहाल जो डिस्कस करेंगे हम कि एक क्वेश्चनर को गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास एक गूगल अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, पहला चीज। गूगल फॉर्म को बनाने से पहले आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए, फर्स्ट प्री रिक्वेजिट। सेकेंड प्री रिक्वेजिट जो है, गूगल का ड्राइव, जब आप जाएंगे drive.google.com, आपके ड्राइव, आपका भी ड्राइव होगा, मेल अलग होता है, ड्राइव अलग होता है, राइट? आपको सभी को पता है। ये ड्राइव का जो लाइक प्लेटफॉर्म है वो इस तरह के तरीके से दिखेगा। बहुत सारे आप लोगों में से ये होंगे जिनको गूगल फॉर्म बनाना आता भी होगा, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे करके लाइक आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में न्यू में पर आप जब जाएंगे, दिस इज न्यू, न्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने गूगल शीट बना के शेयर किया था, सिमिलर वे में गूगल डॉक है, गूगल फॉर्म है, यहाँ पर गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, दिख रहा होगा। ठीक है, न्यू फोल्डर में मैं जाऊंगा, अगेन बता रहा हूँ, न्यू फोल्डर में जाऊंगा, गूगल फॉर्म में जाऊंगा, और गूगल फॉर्म में अब मेरे को क्लिक करना है। जैसे गूगल फॉर्म में मैं क्लिक करता हूँ, एक अनटाइटल्ड फॉर्म करके मेरे पास आ जाता है। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए आप समझिए, मेरे को चाहिए कि मेरा क्वेश्चनर जो है इस फॉर्म में रेडी होना चाहिए। अगर मेरे को डायरेक्टली गूगल फॉर्म बनाना है तो इस फॉर्मेट में मेरा क्वेश्चनर जो है वो रेडी होना चाहिए। ठीक है, पहले मुझे क्या लगना है, पहले मेरे को टाइटल ऑफ द स्टडी लगना है। ओके, टाइटल ऑफ द स्टडी को क्वेश्चनर में मैंने नहीं लिखा है, लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, ये मेरा टाइटल ऑफ स्टडी है, इस टाइटल ऑफ स्टडी को मैं कॉपी करके लाऊंगा, या फिर मैं सिंपली ये लिख सकता हूं कि प्रोजेक्ट डेटा कलेक्शन क्वेश्चनर। ठीक, मैंने सपोज एक टाइटल दिया, प्रोजेक्ट डेटा कलेक्शन क्वेश्चनर। अब मेरे को कुछ डिस्क्रिप्शन डालना होगा, ये डिस्क्रिप्शन मैंने लाइक डाला था, आप देख पाएंगे कि ये मेरा डिस्क्रिप्शन था कि डियर रेस्पोंडेंट, मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कर रहा हूँ और आप आंसर प्रोवाइड कीजिए। ये डिस्क्रिप्शन को आप डाल सकते हैं, सिमिलर डिस्क्रिप्शन आप जनरेट भी कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन को मैंने डाल दिया, राइट? मेरा डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया। अब मेरे को क्वेश्चंस पे जाने हैं। अब जैसे क्वेश्चनर मेरा बना है, जो भी क्वेश्चनर मेरा बना है, दीज आर द डेमोग्राफिक डिटेल्स। मैंने नाम पूछना है पहले। ओके, मैंने नाम पूछना है, और सपोज मैंने लिख दिया नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट। ठीक है, अब मेरे को डिटरमाइन करना है कि मेरे को कैसा टाइप का चॉइस देना है। अब नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट में मैं मल्टीपल चॉइस नहीं दे सकता, आपका नाम राम श्याम करके मैं मल्टीपल चॉइस नहीं दे सकता। मेरे को एक शॉर्ट आंसर चाहिए यहाँ पर, तो मैं शॉर्ट आंसर में क्लिक करूंगा। और जैसे मैं शॉर्ट आंसर में क्लिक किया तो देखिए मेरे ये शॉर्ट आंसर का ये आ गया, रिक्वायर्ड है ये क्वेश्चन या नहीं है, ये आपको डिटरमाइन करना है। जैसे आप रिक्वायर्ड क्वेश्चन नहीं है अगर डाल के चले जाते हैं, तो जो भी रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स कर रहा है, अगर वो रेस्पॉन्स नहीं भी देगा तो भी वो सबमिट हो जाएगा। तो मेरे को ये देना है कि ये दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन है करके मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे मैं जाऊं, या नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये करूं, नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट, ये शॉर्ट आंसर हो गया। मेरे को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज नोन एज ऐड क्वेश्चन। अब मेरे को ऐड क्वेश्चन में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्वेश्चन ऐड करने के लिए आ जा रहा है। ओके, अब मेरे को पूछना है कि आपका एज क्या है, एज ऑफ द रेस्पोंडेंट। ठीक है, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब मेरे को उसको डिफरेंट कैटेगरीज देने हैं। क्या कैटेगरीज देने हैं? सपोज मैं पहला ऑप्शन उसको दिया कि लेट अस से इट इज, जो क्वेश्चनर में मेरा है मैं वही दे रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चनर की प्रिंट कॉपी है, वो मैं देख के एंट्री कर रहा हूँ, बिलो 20 ईयर्स।
ये एक हो गया। सेकंड ऑप्शन मेरा क्या है? सेकंड ऑप्शन मेरा है 21 to 30 years। थर्ड ऑप्शन मेरा क्या है? 31 to 40 years। फोर्थ ऑप्शन क्या है? 41 to 50 years। फिफ्थ ऑप्शन क्या है? above 50 years। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन रेडी हो गया। मैं आपको जस्ट डेमो बता रहा हूँ कि क्वेश्चनर कैसे करके हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। वंस ये क्वेश्चन रेडी हो गया, यहाँ पर मैंने क्या दिया? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, आप चेक बॉक्स दे सकते हैं, आप शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, आप ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, आप लीनियर स्केल बना सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिस ढंग से आपका क्वेश्चनर बनेगा। मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि मल्टीपल चॉइस बनाएं या शॉर्ट आंसर टाइप बनाएं, दूसरे और किसी चीजों में मत जाएं, उससे कॉम्प्लिकेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ये दो क्वेश्चंस मेरे रेडी हैं, देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया बिकॉज लाइक प्रॉपरली कॉपी नहीं हुआ है हिंदी कंटेंट का। हिंदी कंटेंट आप देख लेंगे कि प्रॉपरली कॉपी कैसे करके होगा। अब मैं आ गया तीसरा क्वेश्चन में। मैं डेमोग्राफी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि वो फिर अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेरे को जस्ट मेरा उद्देश्य है बताना आपको, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अब मैं सेकेंड पार्ट से ले लूंगा कि लाइक ये देखिए, मैं अब सेकंड पार्ट से क्वेश्चन उठाता हूँ। ये मेरा OC1 का क्वेश्चन है। अब मेरे को पता है कि ये OC1 है, गूगल फॉर्म में मैं ये नहीं डालूंगा कि ये OC1 है या OC2 है। मेरे को कॉपी करना है पहला क्वेश्चन को। उसके लिए आपके पास क्वेश्चनर इस फॉर्मेट में रेडी होना चाहिए, तब फिर आप गूगल फॉर्म बना पाएंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है? ये OC1 का क्वेश्चन को मैंने लिया और मैंने कॉपी कर लिया। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई करियर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे अपने शेष करियर इस संगठन के साथ बिताने में बहुत खुशी है। बिताने हैं, ये थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। अब मेरे को यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस चाहिए, लीनियर नहीं चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस में हमारे पास ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन है स्ट्रांगली डिसएग्री, ये वन है। ऑप्शन टू है डिसएग्री। ऑप्शन थ्री है नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, या फिर मैं उसको न्यूट्रल भी लिख सकता हूँ, या नाइदर एग्री नॉट डिस एग्री भी लिख सकता हूँ। देन फिर मैं एग्री लिखूंगा और फाइनली लिखूंगा स्ट्रांगली एग्री। ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। ओके, अब मैं फिर ऐड क्वेश्चन में जाऊंगा और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। तो देखिए मेरा क्वेश्चन कैसे बन गया है। अभी सारा रेडी हो रहा है, थोड़ा बैठना पड़ेगा आपको और बैठ के इस लाइक क्वेश्चनर को रेडी करना पड़ेगा। वंस आप क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं, सपोज मेरा ये क्वेश्चनर कंप्लीट हो गया, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा ये क्वेश्चनर कंप्लीट हो गया। मैंने जस्ट एक डेमो दिखाया आपको कि क्वेश्चनर कैसे रेडी करना है। अब मेरे को इसको पब्लिश करना है, तो यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन है, देखिए। यू कैन पब्लिश दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पर पब्लिश किया। और यहाँ पर पब्लिश करने के बाद एनी वन विद दिस लिंक, ये एनी वन विद दिस लिंक मतलब कोई भी इस लिंक को अगर लेता है तो वो आंसर कर पाएगा। और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब ये क्वेश्चन पब्लिश हो गया है, मतलब ये क्वेश्चनर मेरा रेडी हो गया। थर्ड को मैंने डिलीट नहीं किया है, तो लाइक मे बी थर्ड आ सकता है। इसको मेरे को शेयर करना है, तो यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन है, ये देखिए ऊपर टॉप कॉर्नर में है। मेरे को भेजना है, सपोज किसी को भेजना है, तो मैं किस में भेज सकता हूँ? MBAPSSOU का एक्सेस है और लाइक ये ओनर है, ये बता रहा है। और मैं इसको कॉपी कर लिया लिंक को। एंड देन फिर मैं इस लिंक को कॉपी करने के बाद ये गूगल फॉर्म को मैंने खोला, ये देखिए मैंने लिंक को कॉपी किया और मैंने खोला। ये ऐसा दिख रहा है। अभी थर्ड को मैंने एलिमिनेट नहीं किया, इसीलिए आ गया है। अब मैं इसको आराम से भर पाऊंगा कि नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, मेरा नाम, जैसे जो जो मैं आपको भेजता हूँ और आपको जो दिखता है वो यही गूगल शीट है। अब लाइक 41, इसको मैं हटाना भूल गया था। ठीक है, इसमें स्ट्रांगली एग्री,
मैं एज अ रेस्पोंडेंट उसको रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, और ये मैं जस्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, और मैंने सबमिट कर दिया। अब ये सबमिशन के बाद मैंने ये तो सबमिट कर दिया ना। अब ये सबमिशन के बाद देखिए यहाँ पर मेरा रेस्पॉन्स 1 आ जाएगा, दिस इज द रेस्पॉन्स। ये पहला रेस्पॉन्स आ चुका है, और पहला रेस्पॉन्स पुष्कर दुबे ने दिया है, इस ढंग से वो दिखेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है क्वेश्चनर फॉर्मुलेशन का। क्वेश्चनर आप कैसे करके फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अभी तक के कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखें। एनी डाउट्स टिल नाउ, यू राइट इन द चैट बॉक्स। सुमन वर्मा, मिथिलेश, नो सर। सिद्धार्थ, नो सर। वेरिएबल समझ नहीं आ रहा है। ओके, वेरिएबल समझ में नहीं आ रहा है, पहला क्लास आप किए थे। वेरिएबल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कितने वेरिएबल के साथ आपको काम करना है, उस वेरिएबल के हिसाब से क्वेश्चनर बनेंगे। ओके, वेरिएबल्स आपको आइडेंटिफाई करना है, वेरिएबल्स कौन कौन से आपको काम करने, उसके बेसिस में क्वेश्चनर बनेगा। मैंने आपको मॉडल बताया, अब क्वेश्चनर का एक एग्जांपल दिया, प्रॉपर क्वेश्चनर कैसे करके फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे, और फिर गूगल फॉर्म से आप उसको ये कर सकते हैं। आप अपना ग्रुप बनाए हैं सभी एमबीए स्टूडेंट्स, एक दूसरे की मदद कीजिए कि आप एक अपना क्वेश्चनर डिजाइन कीजिए। ऐसा डिजाइन कीजिए कि डेटा सबसे लाइक लिया जा सके, और उसके ग्रुप में शेयर कीजिए, एक दूसरे का मदद कीजिए क्वेश्चनर भर भर के, सो दैट रेस्पॉन्स आ जाएगा। और जिनको बनाना नहीं आ रहा है, या जिनको लगता है कि हम गूगल फॉर्म से जल्दी लाइक कलेक्शन कर सकते हैं, तो कम से कम लाइक 50-100 प्रिंट आउट निकाल लीजिए उस क्वेश्चनर का, और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए रेस्पोंडेंट्स में। ओके, सिंगल शीट में बनाना है या टाइम इंटरवल यूज कर सकते हैं? मैं समझा नहीं, टाइम इंटरवल का मतलब? सिंगल सिटिंग में बनाना है? नहीं नहीं नहीं, टाइम इंटरवल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल सिटिंग में बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चनर में फेरबदल भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं लगता है, या कहीं पर गलती है, तो लाइक सभी क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड लेना है कि नहीं, हाँ लेना है, जरूर लेना है, रिक्वायर्ड ही लीजिए। अदरवाइज स्किप कर जाएगा, रेस्पोंडेंट जो है वो स्किप कर जाएगा, और आपके लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये लाइक क्वेश्चनर कैसे बनाना है, उसका पूरा एंटायर प्रोसेस मैंने आपको समझाया। नाउ कमिंग ऑन टू जो आपने रेस्पॉन्स दिया मुझे लाइक क्वेश्चनर का, उसको अब मैं थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चनर विच यू हैव रेस्पॉन्डेड। इसको मैं अब बंद करता हूँ। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप आपको क्वेश्चनर बनाना आ गया है और गूगल फॉर्म बनाना आ गया है। दिस इज लाइक द पीएचडी रिसर्च वर्क। और क्योंकि मैं एडमिन हूं तो मैं रेस्पॉन्सेज देख पा रहा हूँ, 87 रेस्पॉन्सेज हैं। मैंने जब डाउनलोड किया था, और जिसके ऊपर मैंने डेटा सेट बनाया वो 76 का था, लाइक परसों नरसों मैंने बनाया था। तो 87 रेस्पॉन्सेज के साथ नहीं, बल्कि 76 रेस्पॉन्डेंट्स के साथ में काम करेंगे। हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रेस्पॉन्सेज क्या क्या है और किससे किससे आए हैं। देखिए, किसने किसने रेस्पॉन्स दिया है, ये सभी के नाम है, बिकॉज आपने भरा है, तो ये सारे नाम मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसने भरा, जिसने नहीं भरा, वट एवर दैट मे बी, नेम्स आर अवेलेबल। तो ये ऐसा दिखेगा आपको, सारे के नाम्स आपको दिख जाएंगे पहला। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिन्होंने भी रेस्पॉन्स दिया, 87 पर्सन ने रेस्पॉन्स दिया है, उसमें से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे? ये मेरे को चार्ट वाइज दे रहा है कि 18% मेल थे, 18.4% फीमेल थे, और 81.6% मेल थे, 87 रेस्पॉन्सेस के बेसिस में। इस कॉपी को, इस पर्टिकुलर चार्ट को मैं डायरेक्टली कॉपी करके भी लेके जा सकता हूँ, और ये इसको मैं डायरेक्टली अपने वर्क में भी डाल सकता हूँ। तो गूगल फॉर्म बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो चार्ट वाइज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? माने एक प्रिलिमिनरी थॉट जो मेरे दिमाग में है कि रेस्पॉन्डेंट्स का रेस्पॉन्स कैसा है, वो आपको गूगल फॉर्म में इटसेल्फ पता चल जाएगा। माने किसी भी सॉफ्टवेयर के बिना ही आप फर्स्ट स्टेज में आप क्लियर कर लेंगे। उम्र क्या है, ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम जो लोग हैं 31 से 40 ईयर्स के अंदर, 54% जो लोग हैं
दैट बिलोंग्स टू 31 to 40 years। दिख रहा है यहाँ पर। थर्ड फैक्टर, अगर मैं बोलूं कि सेकंड सेकंड वाला उम्र जो है वो 21 से 30 years का है। इसमें अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि एमबीए स्टूडेंट्स का एवरेज एज ग्रुप कितना है, तो यहाँ यहीं से लाइक ऑन द बेसिस ऑफ 87 रेस्पॉन्स वो मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। संस्था, किस किस संस्था में आप काम कर रहे हैं दिख रहा है। लाइक CSPDCL में जिला पंचायत, गॉट शुभ मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, डिजिटल हब, ये सारे इंफॉर्मेशन आ गए हैं। ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं आपको डिस्प्ले इसलिए कर रहा हूं बिकॉज लाइक मेरे को आपको समझाना है। अदरवाइज ये डेटा मैं किसी को दिखाता नहीं हूं, या आप किसी को दिखाएंगे नहीं, बिकॉज रेस्पोंडेंट ने आपको रेस्पॉन्स दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि उसका जो भी इंफॉर्मेशन है ये व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है जिसको आप किसी से शेयर या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों से ही लिया है, लाइक आप लोगों से लेके आपको ही दिखा रहा हूँ। तो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में संस्था में आप काम करते हैं आपने फीड किया है वो यही है। और हमारे पास जो लोग हैं वो ऑफिस असिस्टेंट है, असिस्टेंट मैनेजर भी है, अकाउंटेंट भी है, टीचर हैं, सेल्स ऑफिसर हैं, वैरायटी ऑफ लाइक जॉब प्रोफाइल में है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं, प्रोग्रामर हैं, लेक्चरर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं। देर आर नंबर ऑफ लाइक प्रोफेशंस। और ये मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन लाइक लिया था, इसलिए आप आंसर कर पाए। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का अंतर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जिस टाइप के रेस्पॉन्स मांगा था उस टाइप का रेस्पॉन्स मैं कलेक्ट कर पाया। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे, कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे। एक्सपीरियंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फ्रॉम 1 to 5 years का एक्सपीरियंस उनको है। इसमें से एक मेरे को आइडिया मिल रहा है कि लाइक एक्सपीरियंस पीपल इसमें है कि नहीं है। तो 1 से 5 साल के लिए के लोग बहुत हैं। इनफैक्ट 10 साल से ऊपर के लोगों का भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो ऐसे 17 लोग हैं। इस चार्ट को मैं डायरेक्टली कॉपी करके ले जा सकता हूँ, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इटसेल्फ, अगर आपको प्रोजेक्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी लास्ट तक समझ में नहीं आया, तो आप ये गूगल फॉर्म का जो रेस्पॉन्स है उसको कॉपी कीजिए और उसी को इंटरप्रेट करके भी आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ये मैं लास्ट डेस्टिनी का बात कर रहा हूँ, मतलब जो जब कोई भी चीज आपके लिए अवेलेबल ना हो तो प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट कीजिए, और जो भी आपका रेस्पॉन्स यहाँ पर आया है उसको कॉपी करके ले जाके इसी का डिस्क्रिप्शन अगर आप देंगे तो भी लाइक दैट विल बी गुड। तो वो भी एक प्रोजेक्ट का एक फुलफिलमेंट हो सकता है। लेकिन पूरा मैं नहीं बोलूंगा, कि पूरा होगा करके नहीं बोलूंगा, लाइक हो सकता है। अब एरिया, मोस्ट ऑफ द पीपल शहरी क्षेत्र से आते हैं। यहाँ पर जो जिन्होंने रेस्पॉन्स दिया है वो 53% अर्बन सेक्टर से हैं या अर्बन पीपल हैं। फिर 27%, सॉरी 31% ग्रामीण हैं, और 3% जो है वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। अब देखिए, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई करियर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक वेरिड रेस्पॉन्स है, बहुत ज्यादा वेरिड रेस्पॉन्स है। 34% बोल रहे हैं कि हाँ मैं, मेरा संस्था अच्छा है, 34%। लेकिन 20% ये भी बोल रहा है कि माने वो एग्री नहीं है, वो टोटली एग्री है। 18% डिसएग्री है इस चीज से, माने 18% अपने जॉब से या अपने संस्था से सेटिस्फाइड नहीं है। 18% न्यूट्रल है, और 8% जो है वो टोटली डिसएग्री है। तो मैक्सिमम एग्रीमेंट है जरूर, लेकिन कुछ लोगों का डिसएग्रीमेंट भी है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। ऐसी मैं समझने की इस चीज को कोशिश करूं। फिर I enjoy discussing with my organization with people outside it. I enjoy discussing my organization with people outside it. मैं बाहर लोगों से अपने संस्था के बारे में चर्चा करता हूँ। 50% लोग करते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट टोटली एग्री, 19% लोग भी करते हैं। तो मैक्सिमम लोग करते हैं चर्चा, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। उसमें से डिसएग्री वाले जो है वो 11% आते हैं। तो एक आपको एक रफ आइडिया मिल रहा है, एक रफ आइडिया आपको पूरे क्वेश्चनर से मिल जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चनर हैं, इसी को आप अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखाई अगर कर दें तो वो भी एक प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट के वॉल्यूम को वो बढ़ा सकता है। ये सारे क्वेश्चन है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो 7 पॉइंट के स्केल में लिया गया है वो इस ढंग से आ रहा है, बार चार्ट आ रहा है। ठीक है, तो 7 पॉइंट स्केल में भी ले सकते हैं, जो कि बार चार्ट में डिस्प्ले करेगा। कोविड 19 आपको फाइनेंशियली प्रभावित किया है क्या, ये पूछा जा रहा है।
और मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं हाँ किया है। तो ये भी है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आपको देखना है कि किसमें किस ढंग का रेस्पॉन्स आया है, और ये आप ही का रेस्पॉन्स है। लाइक ये रेस्पॉन्स मैंने क्रिएट नहीं किया है। जो भी रेस्पॉन्स आया है उसी को मैं दिखा रहा हूं आपको। आई हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग। ठीक है, आप ही से डेटा कलेक्शन किया है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, देखिए एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर अगर मैं एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स को अगर बंद कर दूं तो रेस्पॉन्स लेना बंद हो जाएगा, मतलब आप अब भरेंगे तो भी आएगा नहीं। इसको बंद मत कीजिएगा। एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स जब तक रखेंगे तो रेस्पोंडेंट्स आपका रेस्पॉन्स भरेगा और आपको दिखेगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर एस्पेक्ट। 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, बिकॉज मेरा बैटरी का चार्ज जो है वो थोड़ा खत्म हो रहा है, मेरे को प्लग इन करने दीजिए, देन फिर वी विल डिस्कस। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। अब देखिए 87 रेस्पॉन्स जो कलेक्ट हो पाया है या जो कलेक्ट हुआ है, इसको मुझे डाउनलोड करना है। ओके, ये देखिए, ये 87 रेस्पॉन्स है, और मैं यहाँ पर व्यू इन शीट में अगर जाऊं तो मेरे को ये स्प्रेडशीट दिखा देगा। और मोर ऑप्शन में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मोर ऑप्शन का एक ऑप्शन है। ये मोर ऑप्शन में मैं जैसे जाता हूं तो यहाँ पर डाउनलोड रेस्पॉन्सेस डॉट सी एस वी ऐसा लिखा हुआ है, डाउनलोड रेस्पॉन्सेस डॉट सी एस वी। इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो जो 87 रेस्पॉन्स आपने जो दिया है वो डाउनलोड होके एक जिप फाइल में लाइक स्टोर होके वो है। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये जिप फाइल है, देखिए एक जिप फाइल है, और ये जिप फाइल में डाउनलोड करने के लिए मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फाइल को। एक्सट्रैक्ट ऑल में जैसे मैं डालता हूं और मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं, तो वो पर्टिकुलर सीएसवी फाइल मेरे पास एक्सट्रैक्ट होके आ गया है यहाँ पर। और जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये सारे आपके रेस्पॉन्स हैं, जो कितने समय में आपने भरा, ये टाइम स्टैम्प है, टाइम के साथ कितने समय आपने भरा, आपका नाम क्या है, ये पूरा आपका नाम है, जो भी रेस्पोंडेंट ने रेस्पॉन्स दिया है। 87 रेस्पोंडेंट है। मैं फर्स्ट कॉलम को क्या करता हूँ कि लाइक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सॉरी, एक मिनट, ये आ गया। जो फर्स्ट कॉलम है मेरा, लेट इट गो। ठीक है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, पोजीशन है, जो भी है, ये सारे मेरे पास अब आ गए हैं। अब मेरे पास क्या चैलेंज है, देखिए ये तो 1-2 में आए हैं, ये जो मैंने 1-2 में लिया था रेस्पॉन्स, ये 1-2 में आए हैं, लेकिन बहुत सारे रेस्पॉन्स देखिए कैसे आया है। जो मैंने 5 पॉइंट के स्केल में लिया था रेस्पॉन्स, वो कैसे आया है, ये एग्री, क्योंकि मैं हिंदी कंपोनेंट भी मैंने डाला था तो हिंदी कंपोनेंट इस ढंग से आया है। नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री इस कंपोनेंट में आया है। नेक्स्ट चैलेंज जो मेरे पास रहेगा वो डेटा को कोडिंग करने का रहेगा। इसको ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपके पास रेस्पोंडेंट का रेस्पॉन्स शीट आ गया है, 87 रेस्पोंडेंट्स का मेरे पास रेस्पॉन्स शीट अभी हाथ में अवेलेबल है, मेरे को कोडिंग कैसे करना है? कोडिंग ऐसे करना है कि मेरे पास एक क्वेश्चनर अवेलेबल है, ये मेरा क्वेश्चनर है, ठीक, ये मेरा क्वेश्चनर है, और मैंने स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री भरवाया था, जो कि इस ढंग से आया है। ये एग्री है, ये नाइदर एग्री डिसएग्री है, ये डिसएग्री है, टोटली एग्री, ठीक है। मैंने कई स्केल लिए हैं, मतलब 7 पॉइंट के भी लिए हैं, 5 पॉइंट के भी लिए हैं, इस ढंग से लिया है। ये 5 पॉइंट वाला है, ठीक है। मेरे को इसको रिप्लेस करना है। सपोज एग्री, एग्री जहां पर भी है उसको मैं मान के ये चल रहा था कि पहले डिसएग्री में चले जाते हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री में चले जाते हैं, ओके, या टोटली एग्री में चले जाते हैं। अगर मैं टोटली एग्री को लेट अस से कि मान के चला हूं कि ये 5 है, इसका नोटेशन 5 है टोटली एग्री से, मैं कंट्रोल ए शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल ए में ये सब कॉपी हो जाएगा, ये सब सिलेक्ट हो जाएगा, जितने भी हैं सारे सिलेक्ट हो गए, और मैं कंट्रोल फाइंड का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस फाइंड, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें फाइंड का ऑप्शन आ रहा है और रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। मैं रिप्लेस में अगर जाऊंगा तो मेरे को दो ऑप्शन दे रहा है, ये फाइंड का है, ये रिप्लेस का है। मेरे को क्या फाइंड करना है? मैंने कॉपी करके लिया है, मेरे को फाइंड करना है टोटली एग्री, और ये जो हिंदी वाला कंपोनेंट है उसको भी मैंने डाल दिया है एज इट इज। और मैं बोल रहा हूं कि टोटली एग्री जहां जहां है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 5 के साथ, 5 के साथ, और रिप्लेस ऑल में मैं क्लिक कर दूंगा। सिंपली 1308 रिप्लेसमेंट इससे हो चुके हैं। और जहां जहां आप देखिए कि जहां जहां टोटली एग्री था वहां 5 अब शो होने लगे, देखिए 5 अब शो होने लगे, ठीक, जहां जहां था तो 5 अब शो होने लगे। अब मैं वैसे दूसरे को भी ले लेता हूं। अब दूसरा है डिसएग्री। डिसएग्री के लिए मैंने शायद 2 डाला था, डिसएग्री के लिए यहां पर से मैं देख लेता हूं कि डिसएग्री के लिए 2 डाला है, ये डिसएग्री के लिए 2 है। अब डिसएग्री को 2 में कोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लिया, सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल फाइंड दबाया, और फाइंड एंड रिप्लेस में गया, ये फाइंड और ये रिप्लेस है, ठीक है। इसमें मैंने डबल क्लिक किया, इसको हटाया, और डिसएग्री, डिसएग्री के लिए मैंने 2 कोडिंग रखा है, और सिंपली प्लेस कर दिया रिप्लेस ऑल, अपने आप रिप्लेस हो गया, देखिए 990 रिप्लेसमेंट्स वर मेड। अब तीसरे में जाता हूं, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, इसको पूरा कॉपी करके मुझे ले जाना है, ये मैंने कॉपी कर दिया। इसका कोडिंग मेरा 3 है, कंट्रोल ऑल मैंने दबाया, फिर कंट्रोल फाइंड दबाया, फिर फाइंड एंड रिप्लेस में गया, और यहाँ पर जो नाइदर एग्री और डिसएग्री का जो कॉलम है उसमें 3 दबाया और रिप्लेस ऑल कर दिया। 764 रिप्लेसमेंट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बचा? एग्री बचा है। एग्री का कोडिंग 4 था, कॉपी किया, सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल फाइंड में गए, इजी है एकदम, रिप्लेस में गए, एंड देन फिर एग्री का कोडिंग 4 है और रिप्लेस ऑल कर दिया। अब देखिए किस ढंग से रिप्लेस हो रहा है। इस ढंग से मैं पूरा चार्ट को बना सकता हूं। मैं पूरा बना नहीं रहा हूं क्योंकि अगेन रिफाइनमेंट्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। और इस चीज को भी आप कर सकते हैं, लाइक मेल फीमेल है, देखिए मेल फीमेल को भी मैं रिप्लेस करके बता रहा हूँ। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेल जो है वो 1 है, अब मैं कॉपी करके ले गया, सिलेक्ट ऑल कर लिया, कंट्रोल फाइंड किया, फाइंड एंड रिप्लेस किया, और मैं बोल रहा हूं कि मेल जो है, यहां पर मैंने मेल को क्या लिया है, मैं क्वेश्चनर में थोड़ा जाके देखूं कि मेल को मैंने क्या लिया है। मेल को ए लिया है, मतलब 1, 1 से मैं रिप्लेस करूंगा इसको, तो मेल को 1 लिया, रिप्लेस ऑल किया, ये देखिए जितने मेल थे वो सारे एक बन गए अब। और सिमिलर वे में मैं फीमेल को भी कर सकता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली आप लाके कॉपी करके, मतलब बिना बंद किए हुए कॉपी करके फीमेल को मैंने 2 डाला और रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस ऑल। अब देखिए मेरा ये जो कॉलम है वो 1 2 बन गया बस,
मेरा ये जो भी कॉलम है ये 1 2 के स्टेटस में आ गया। 1 जहां पर मेल है और 2 जहां पर फीमेल है। वैसे मेरे को सब करना है, आपका नाम को रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन याद रखिए आपको नाम को 1 2 रिप्लेस नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन है जिस ढंग से डिजाइन हुआ है, देखिए जैसे एज, एज को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, जेंडर को कर सकता हूँ, संस्था के नाम को नहीं कर सकता बिकॉज ओपन एंडेड क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस को कर सकता हूँ, और इसको बिलो 1 ईयर को 1 दे सकता हूँ, 1 to 5 years को 2 दे सकता हूँ, 6 to 10 years को 3 दे सकता हूँ, और अबव 10 years को 4 दे सकता हूँ। इस ढंग से सारे रिप्लेसमेंट इस पर्टिकुलर गूगल शीट में आप बैठे बैठे कर सकते हैं। माने आपको सिर्फ आंकड़े मिलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा बस दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको हम बोलते हैं डेटा कोडिंग। क्वेश्चनर बनाने के बाद डेटा कोडिंग होता है, माने जो एज अ लाइक रिसर्चर या एज अ जो इन्वेस्टिगेटर आप जो करते हैं, दिस इज नोन एज डेटा कोडिंग। इस ढंग से आपको जो जो बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत नहीं है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है इसको करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन रोल है उसको करने की जरूरत नहीं है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इसको करने की जरूरत है, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब इसको करने की जरूरत है, परमानेंट टेम्पोररी 1 2 में रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं अगर पूरा रिप्लेस कर लूं, सपोज आई हैव डन दिस रिप्लेसमेंट, मैंने ये जस्ट आपको बताया आपके सुविधा के लिए कि कैसे करना है। इसको मैं थोड़ा सा सेव भी कर लेता हूँ, हाफ डन है ये। CSV फाइल में ये सारे काम होंगे, सेव होगा। ओके, नेक्स्ट मैं जाता हूं कि एक बार मैंने ये चीजों को कर लिया तो वो फिर कैसे दिखाई देगा। तो एक एंट्री भी जो है वो भी मैंने किया हुआ है, और इसको भी आपके ग्रुप में डाला हुआ है। ये देखिए, ये मेरा कोडेड डेटा है, मैंने इस पे काम किया, सारे डेटा को कोड कर लिया। अब यहां मैं क्लियर हूं, मेरे को जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे मिल चुका है। नेम है, जो भी रेस्पोंडेंट्स ने लाइक नाम अपना डाला है वो डिस्प्ले हो रहा है, जिन्होंने भी मेरा फॉर्म भरा है। 77 लोग हैं, 80 कुछ है उसमें, लेकिन मैंने पहले डाउनलोड किया था और डेटा बना लिया था, इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। जेंडर है, जेंडर 1 का मतलब मेल है, 2 का मतलब फीमेल है, मेरे को समझ है। एज भी वैसे ही है कि 1 का मतलब जो भी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है एज को, बिलो 20 years, 21 to 30 years, 31 to 40 years, उस ढंग से ये एज है। ओके, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस है, तो 1 का अलग है, 2 का अलग है। ये देखिए, हाँ, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बिलो 1 ईयर को मैंने 1 कहा, 1 to 5 years को 2 कहा, 6 to 10 years को 3 कहा, और 4 जो अबव 10 years को 4 कहा। तो इस ढंग से पूरा कोडिंग अवेलेबल है। और यहाँ पर मैंने जो RAC1, RAC2, RA3, RA4 इस ढंग से जो मैंने बात की वो ये है, ये मेरे वेरिएबल्स हैं। जैसे मैं OC1 की बात कर रहा हूं, तो जहां पर OC1 है, मेरे को ये चीज समझ में आ जा रहा है कि OC1, OC2, OC3, OC4, OC5, OC6, ये 6 जो कंपोनेंट है, ये 6 जो आइटम है, वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को मेजर कर रहा है। सिमिलरली RC1 से लेके RC4 तक जो मेरा डेटा है वो क्या मेजर कर रहा है, यहाँ पर कोडिंग है, रोल कॉन्फ्लिक्ट को मेजर कर रहा है। तो इस ढंग से डेटा कोडिंग करके आप एक शीट बनाएंगे, ठीक है। ये शीट बनने के बाद अब काम आता है SPSS। जो SPSS मैंने आपको दिया है, और कल इस पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेक होगा। मैं आपको 3 डिफरेंट टेस्ट करने के बारे में बताऊंगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, 3, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ओनली 3 आप अपना कर पाएंगे। और कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालते हैं वो मैं बता पाऊंगा, डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आपके पास जो SPSS है, उस SPSS को लाइक खोल के आज आप एक बार देखेंगे। ये डेटा शीट है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि डेटा डेटा को आप ट्रांसफॉर्म कर लें। आपके पास अब डेटा भी आ चुका है, ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, इस डेटा को भी शेयर किया है। तो आप कोशिश करके देखेंगे अपने एंड से कि आप डेटा को एंट्री कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये SPSS का एक अनटाइटल्ड शीट है जो आपने मैंने कहा था कि आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब इसमें 2 व्यू हैं, देखिए, एक है डेटा व्यू, दूसरा है वेरिएबल व्यू। दोनों व्यू हैं, डेटा व्यू, वेरिएबल व्यू, ठीक है। मेरे को पहले जो काम करना है वो डेटा व्यू में, वेरिएबल व्यू में करना है,
ठीक है, डेटा व्यू में पहले काम मुझे नहीं करना है। मुझे जो काम करना है वो वेरिएबल व्यू में काम करना है। और वेरिएबल व्यू में कैसे काम करना है? अपना क्वेश्चनर देखिए, क्वेश्चनर कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चनर जो बना है वो लास्ट तक चलेगा आपके साथ। इसमें है डेमोग्राफिक डिटेल। अब मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डेमोग्राफिक डिटेल, मेरे को कितना सारे वेरिएबल्स एंटर करना है यहां पर मेरे को डिटरमाइन करना है। पहला है नेम। अब मैं इसमें क्या पूछ रहा हूं? नेम ऑफ रेस्पोंडेंट। ठीक है, इस पर टाइप किया। ध्यान रखिएगा कि मैंने टाइप किया है नेम, नीचे में अंडरस्कोर डाला है, फिर ऑफ डाला है, उसके बाद अंडरस्कोर डाला है, फिर रेस्पोंडेंट्स टाइप किया है। अगर मैं इसमें स्पेस देता हूं, सपोज मैं नेम लिखा, ऑफ सेम चीज लिखा, लेकिन इसमें मैंने स्पेस दिया है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, द वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर। उसका मतलब है कि ये पहला कॉलम में आप स्पेस नहीं डाल सकते। ध्यान रखिएगा ये चीज को। पहला कॉलम में आप स्पेस डालेंगे तो इस ढंग से मैसेज आपको आना चालू हो जाएगा। तो आपको स्पेस नहीं डालना है। अगर आपको लगता है तो आप एक अंडरस्कोर डाल दीजिए या स्पेस मत डालिए। ठीक है, नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट ये ऐसा हो सकता है। अब नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट में मेरे को डेटा इनपुट क्या लेना है? इसमें न्यूमेरिक लेना है। ये न्यूमेरिक तो है नहीं, ये क्या है? ये स्ट्रिंग डेटा है। जब भी आप नेम लिखते हैं, अपना नाम लिखेंगे, तो उसको स्ट्रिंग डेटा के हिसाब से डालिए। और इसका कैरेक्टर जो है 100 कर दीजिए। उसका मतलब है कि किसी का नाम अगर 100 कैरेक्टर का है तो भी वो लेगा। इसमें आपको चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये एक स्ट्रिंग डेटा है और इसका विड्थ जो है वो 100 आ गया है। और ये नॉमिनल डेटा नहीं है। ओके, इसको नॉमिनल अभी रखते हैं, नॉमिनल डेटा है। ठीक है, अब आ गया मेरा सेकंड फैक्टर, क्या है? एज। एज वर्षों में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखा एज, सिर्फ एज लिखता हूं तो वो आराम से ले लेगा। एज लिखने के बाद देखिए ये एक न्यूमेरिक डेटा है। यहां पर मैं स्ट्रिंग नहीं डालूंगा, ये एक नंबर्स का ही डेटा है, क्योंकि मेरे को इसको नंबर में क्वांटिफाई करना है। दिस इज अ न्यूमेरिक डेटा। अगर कोई डेट वाला डेटा है तो डेट डालेंगे, रुपीज वाला है तो डॉलर डालेंगे, लेकिन बेसिकली आपको दो पे काम होगा, एक न्यूमेरिक पे होगा और एक दूसरा स्ट्रिंग पे होगा। तीसरा का बहुत ज्यादा कुछ काम होगा नहीं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक डेटा है। यहां पर आप जब जाके देखेंगे कि जो लिखा है, लाइक, जस्ट अ मिनट, ये जो लिखा है डेसिमल लिखा है, लेबल लिखा है। लेबल में जाके मैं पूरा का पूरा लिख सकता हूं। जैसे एज ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, मैं लिख दिया एज ऑफ द रेस्पोंडेंट। ठीक, अब मेरे को वैल्यू डालने हैं। वैल्यू क्या क्या है इसमें? वैल्यू में जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे को एक वैल्यू लेवल का टैग आ जाता है। और मेरे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू है? ये देखिए, एज में बहुत सारे वैल्यूज हैं। जैसे बिलो 20 ईयर्स, 20 से कम, ये एक है। मैं एक आपको इनपुट करके बता रहा हूं। एक का मतलब यहां पर है बिलो 20 ईयर्स, ऐड। इसको मैं ऐड कर दिया। टू का क्या मतलब है? सिमिलरली, टू का मतलब है 21 to 30। जो मैंने क्वेश्चन में लिया था वही, 21 to 30 ईयर्स। थ्री में मैंने क्या लिया था? 31 to 40 ईयर्स। फोर में मैंने क्या लिया था? 41 to 50 ईयर्स। और फाइव में मैंने क्या लिया था? अबव 50 ईयर्स। ठीक है, अब ये पांचों वैल्यू लेवल्स मैंने डाल दिए हैं इसमें, फाइव, पांचों के पांचों डाल दिए। ओके, क्लिक कर दूं। यहां पर देखिए वैल्यू अब मेरा दिखा रहा है। अगर मैं क्लिक करूं तो वैल्यू 1 से 5 तक का मीनिंग क्या है वो पूरा दिखा रहा है। ठीक है, अब दूसरा मेरा क्या है? जेंडर है। जेंडर को मैंने ले लिया, ये भी एक न्यूमेरिक डेटा है। यहां पर लेबल में लिख लिया जेंडर ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, अब जेंडर को क्या मैंने डिफाइन किया? वन जो है वो मेल है, पता है मुझे, ऐड कर दिया। और टू जो है वो फीमेल है।
ये भी ऐड कर दिया मैंने, ओके पुश कर दिया। तो वैसे जितने भी आपके डेटा हैं, लाइक जितना भी आपका क्वेश्चनर में है, इतना सब है, ये सब को मेरे को एंट्री करना पड़ेगा। मैं एक जो है वो OC1 का करके दिखा देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मैंने डेमोग्राफिक डेटा तो लिया, ये OC1 का थोड़ा सा ये आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज मैंने बोला पहला क्वेश्चन OC1 है, और OC1 का मतलब क्या है, जो भी मेरे क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रेस्ट ऑफ माई करियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं कॉपी किया और SPSS में जाके इसका लेवल है ये, इस लेवल को जस्ट कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। और वैल्यूज मुझे डालने होंगे, वैल्यूज क्या क्या डालने होंगे, एक का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री, दो का मतलब क्या है, एग्री, तीन का मतलब क्या है, न्यूट्रल या नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, ठीक है, और चार का मतलब क्या है, एग्री, सॉरी दो का मतलब मैंने एग्री डाल दिया, ये गलत लिख दिया था, डिसएग्री होगा, पहले डिसएग्री, फिर फोर का मतलब क्या है, एग्री, और फाइव का मतलब है स्ट्रांगली एग्री। ये ऐड कर दिया, ये पांचों ऐड हो गया, ओके कर दिया, ये ओके हो गया। देखिए OC1 मेरा बन गया। सिमिलर वे में मैं OC2 भी बना सकता हूँ, OC2 बना लेते हैं। और OC2 में मेरा क्या है, लाइक रेस्पॉन्स, आई एंजॉय डिस्कसिंग माई ऑर्गेनाइजेशन विद पीपल आउटसाइड इट। इसको मैं लेवल में ले लिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर स्केल को डिफाइन कर लिया, देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पांचों वैल्यू लेवल्स को डिफाइन किया है, और OC2 के लिए भी वही अगर आ रहा है, तो इसको जस्ट मैं कॉपी करके यहाँ ले जा सकता हूँ। देखिए इसको मैंने कॉपी किया यहाँ, और यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दिया, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एक मिनट, आ जाता है, ये कॉपी किया एंड देन, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा है, बट इट कम्स। बंद करके एक बार करूंगा तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इस ढंग से आपको वेरिएबल व्यू में डेटा सारे इनपुट करने हैं, ठीक है। अपना डेटा जब आएगा तो आप इसी ढंग से सारी चीजों को इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद ये जो कोडिंग डेटा है, ये किस काम का है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कोडिंग मैंने किया हुआ है, ये अब बहुत काम का चीज है। जैसे मैंने लिया था नेम और जेंडर, नेम जेंडर और एज, इसमें जेंडर दूसरे नंबर पे आ गया है, हमने इसको तीसरे नंबर पे किया है, तो इसको पकड़ के मैं नीचे भी ला सकता हूं। इस वाले में शायद फंक्शन में नहीं दे रहा है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इंसर्ट कॉपी से, तो मेरा एज पहले आ गया और जेंडर बाद में आ गया। ओके, तो मेरे को मेक श्योर करना है कि लाइक ये रेस्पॉन्स इसके साथ मिलता हो। अब मेरे को नेम एज और जेंडर तीनों को कॉपी करना है। देखिए मैं इसको डायरेक्टली ले रहा हूं, और जैसे हम नॉर्मल कॉपी करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट वाले को मैं नहीं लूंगा, सेकंड वाले से मैं ले रहा हूं, बिकॉज नेम और एज आ जा रहा है। तो सेकंड वाले से मैं इसको कॉपी किया, और अब मैं वेरिएबल व्यू में नहीं जा रहा हूं, अब डेटा व्यू में जा रहा हूं। और डेटा व्यू में मेरे ये सारी चीजें फ्लैग कर रही है, नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट, एज और जेंडर, ये तीनों चीज फ्लैग कर रहा है, और OC1 और OC2 है। यहाँ सिंपली मैं आया और पेस्ट कर दिया, ये देखिए मेरा डेटा पेस्ट हो गया है। ओके, मेरा ये डेटा पेस्ट हो चुका है, और 76 रेस्पोंडेंट है, 76 रेस्पोंडेंट दिखा रहा है। सिमिलरली मेरे को चाहिए कि OC1 और OC2 का भी करूं, मैं एक एग्जांपल जस्ट दिया हूं, तो ये OC1 और OC2 है, और OC1 और OC2 को भी मैं सिलेक्ट किया। आप एक ही साथ ले जा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूं कि कैसे आपको ले जाना है। ये मैंने कॉपी किया, एंड देन OC1 में आया, फर्स्ट में है, और मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया। तो दिस इज द डेटा। ऐसे आपको पूरा डेटा सेट को बनाना होगा SPSS पे, स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, स्टेप बाय स्टेप आप अपना डेटा सेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज यहीं पर रुकेंगे, और कल
हम डेटा सेट के साथ, मैंने आपको डेटा सेट भी भेज दिया है। मैंने आपको डेटा सेट भेजा है, मैंने आपको क्वेश्चनर भेजा है, जो आप ही का रेस्पॉन्स है वो आपको भेजा है। ओके। तो मैंने आपको एक्रोनिम्स भेजा है, जिसमें डिफरेंट लाइक वेरिएबल्स के नाम हैं। और इससे आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लाइक करने के लिए बहुत मदद मिलेगा। आप आज प्रैक्टिस करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें, सो दैट फिर बाद में ऐसा मत हो कि सर समझ में नहीं आया, सब ऊपर से जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हैंड्स ऑन जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मैं ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लास्ट में फिर ये बताया नहीं जाएगा। किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। अभी तक के किसी को कुछ डाउट है तो, अदरवाइज मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट